So hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE. So in Polities in न्यू सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 43D(5) ऑफ अनलॉफुल एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बिकॉज इसमें प्रीलिम्स का जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है, मेंस में भी यूएपीए से रिलेटेड प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है और इस सेक्शन से रिलेटेड भी प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है, मतलब दोनों को लिंक करके प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। सो इस पूरे सेशन के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट व्हाट इज़ यूएपीए, मतलब इसके जो प्रोविजंस हैं, जो बेसिक प्रोविजंस हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, वो भी हम लोग ब्रीफ में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेक्शन 43D(5) है क्या, बेसिकली इसमें क्या इंक्लूडेड है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और आखिरी में प्रीलिम्स का क्या पॉसिबल प्रश्न बन सकता है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि ये जो सेक्शन 43D(5) है ये न्यूज़ में क्यों है, मतलब जो सेक्शन 43D(5) है ऑफ अनलॉफुल एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल में ही बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटिशनर है वो मूव किए थे और उन्होंने इस सेक्शन को चैलेंज किया था। उनका ये कहना था कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि इस सेक्शन की वजह से जो भी जज हैं वो बेल प्रोवाइड कर सकें, मतलब देयर इज़ नो स्कोप फॉर जुडिशियल रीजनिंग। ये कंपल्शन हो जाता है कि जो जजेस हैं वो बेल ना दें, तो इस वजह से ये जो पिटिशनर है इन्होंने पिटीशन फाइल की बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। सो इफ़ यू टॉक अबाउट अनलॉफुल एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये पास कब हुआ? 1967 के अंदर ये जो एक्ट है ये आपका पास हुआ और इसका एम क्या है? इसका एम बेसिकली था इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशन इन इंडिया। तो ये लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना। उस समय काफ़ी सारे चैलेंजेस भी थे 1960s की अगर बात की जाए तो कई सारे जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो कि कंडक्ट किया जा सकता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी एसोसिएशन या किसी ग्रुप के द्वारा, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जा सकती है और ऐसा कोई भी एक्शन जो कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवेनिटी को, जो भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या फिर जो सोवेनिटी है, अगर उसको डिसरप्ट करता है वी कैन कंसीडर इट एज अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और इस एक्ट के तहत जो एक्शन है दैट एक्शन कैन बी टेकन। द सेकेंड एस्पेक्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपका यूएपीए है अनलॉफुल एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसमें टेररिज्म से रिलेटेड भी प्रोविज़न इसके अंदर आपका इंक्लूडेड है कि ऐसी एक्टिविटीज़, बिकॉज इसका जो बेसिक प्रोविज़न है जो 1967 में आपका एक्ट आया है, इसका जो बेसिक प्रोविज़न है दैट बेसिक प्रोविज़न हाईलाइट कि जब भी कोई एक्ट इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी या सोवेनिटी को अफेक्ट करता है तो टेररिज्म जो कि इन्हीं सबको अफेक्ट करने के लिए आपका होता है, तो वी कैन से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ये जो टेररिस्ट एक्ट है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड। तो कोई भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी वी कैन से जो ग्रुपिंग है, अगर वो फंड रेस करता है फॉर टेररिस्ट एक्ट तो वो भी इस एक्ट के अंदर आ सकता है। अगर टेररिज्म के लिए कोई अपना जो कैंपेन है, प्रोसीड्स है, वो होल्ड करता है या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की अगर वो मेंबरशिप रखता है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है या फंड रेस करता है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये सारे एक्ट और एक्टिविटीज़ विल फॉल अंडर अनलॉफुल एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट और वहाँ पे वी कैन से जो स्टेप्स हैं जो प्रपोज किए गए हैं वो लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और भी डेवलपमेंट किया गया था, जो कुछ चेंजेस भी बाद में किए गए थे। इसमें जो चार्जशीट फाइल किया जाता है, जैसे किसी को अरेस्ट अगर किया जाता है तो पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल की जाती है, तो जो चार्जशीट फाइल की जाती है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 महीने से बढ़ा के 6 मंथ कर दिया गया था। ये इंक्रीज़ करने का पर्पज़ ये है कि पुलिस जो है या जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनके पास एक टाइम हो और उस टाइम के माध्यम से जो 3 मंथ्स उनके लिए काफ़ी कम थे उसको इंक्रीज़ करके 6 मंथ किया गया कि जिससे कि एक रिक्वायर्ड टाइम हो और एक एविडेंस रखे जा सकें चार्जशीट के अंदर और जो प्रोसीडिंग है वो फर्दर आपकी की जा सके। ये जो लॉ है इसको अमेंड किया गया था 2008 के अंदर भी मुंबई अटैक के बाद और 2012 के अंदर भी इसको अमेंड आपका किया गया था। अभी हाल में एक बिल भी प्रपोज किया गया था, उसमें भी कुछ चेंजेस उसके तहत इस एक्ट के अंदर किए गए हैं। अब यहाँ पे देखो
देखो जो टेररिस्ट एक्ट है इसमें और भी चीज़ों को इंक्लूड किया गया था। मतलब ऑलरेडी जो एक बेसिक डेफिनेशन था कि देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवेनिटी अफेक्ट होगी, उसको तो इंक्लूड किया ही गया था। लेकिन यहाँ पे अगर देश की इकोनॉमिक सोवेनिटी या फिर वी कैन से इकोनॉमिक सिक्योरिटी को अगर अफेक्ट कर रहा है, या काउंटर फीटिंग इंडियन करेंसी या फिर जो फेक करेंसी है उसका अगर कोई ऑफेंस उससे रिलेटेड है, या फिर वेपन्स का प्रोक्योरमेंट, जैसे नक्सलाइट्स हैं उनके लिए कोई वेपन का प्रोक्योरमेंट कर रहा है, या फिर कई सारी जो ये इलीगल एक्टिविटीज़ हैं या जो इस तरीके के एक्शंस होते हैं उन एक्शंस को करने के लिए जो उनकी फाइनेंसिंग है वो फाइनेंसिंग की जा रही है और वो फाइनेंसिंग के लिए फेक करेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, इन सारे केस के अंदर व्हेन यू टॉक अबाउट दीज केसेस ये जो है इंक्लूड किए जाएंगे अंडर द टेररिस्ट एक्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दिस सेक्शन 43D5, अब इसमें कई सारी चीज़ें जो हाईलाइट आपकी की गई हैं। पहला जो पॉइंट है दैट इज़ कि जो UAPA है इसके तहत बेल को डिनाई करना, अगर कोई भी पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो हिस्सा है उसको अरेस्ट किया गया है या पकड़ा गया है अंडर UAPA, तो उसको बेल डिनाई किया जा सकता है अगर कोर्ट को प्राइमा फेसिया ये लगता है कि ये जो केस है, जो UAPA के अंदर जो केस है वो एग्जिस्ट करता है इस एक्यूज्ड के खिलाफ। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अंदर ये हाईलाइट किया गया था कि इस डेफिनेशन को, मतलब जब आप प्राइमा फेसिया कहते हैं तो यहाँ पे प्राइमा फेसिया की अगर बात किया जाए तो मेनली कोर्ट को ये अपीयर हो रहा है कि जो भी केस इसके ऊपर लेकर आया गया है वो केस आपका सही है, बट इसे बहुत ही ज़्यादा नैरोली नहीं देखने की ज़रूरत है। मतलब ये सिर्फ एविडेंस और सर्कमस्टेंसेस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। मतलब कोर्ट जो है मस्ट नॉट एनालाइज एविडेंस और सर्कमस्टेंसेस, सिर्फ इसी तक सीमित नहीं होना चाहिए। कोर्ट को ये भी ध्यान में रखना चाहिए जो केस है उसका इन टोटैलिटी जो प्रेजेंट किया गया है, मतलब जैसे जो पुलिस के द्वारा या स्टेट के द्वारा, वी कैन से सरकार के द्वारा, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके द्वारा जो चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं, आर्गूमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं, उन आर्गूमेंट्स को सुनने के बाद और फिर जो बेल से रिलेटेड जो डिसीजन है वो डिसीजन देना चाहिए। अब जो बेसिक प्रोविज़न है 43D5, इसमें जो हाईलाइट किया गया है वो ये है कि किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है, कोई भी, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 4 और 6 ऑफ दिस एक्ट। UAPA के अंदर जैसे डिफरेंट चैप्टर में अलग अलग की जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं वो मेंशन्ड है, तो उसमें अगर चैप्टर 4 और चैप्टर 6 के अंदर जो क्राइम्स मेंशन्ड है, अगर उन ऑफेंसेस में किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसको बेल ग्रांट तब तक नहीं की जा सकती है जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कोर्ट के द्वारा नहीं सुना जाता। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब जो स्टेट या पुलिस के द्वारा जो वकील सामने रखे गए उनकी आर्गूमेंट को सुनना है, उसके माध्यम से सारे आर्गूमेंट्स रखे जाएंगे और फिर जो डिसीजन है रिलेटेड विद द बेल वो आपका दिया जा सकता है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। सो फर्दर इस सेक्शन के अंदर ये भी हाईलाइट किया गया है कि अगर कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एक्यूजेशन अगेंस्ट सच पर्सन इज प्राइमा फेसिया ट्रू, अगर कोर्ट को लगता है कि जो भी एक्यूजेशन किया गया है इस इंडिविजुअल के ऊपर, तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो बेल देने से मना कर सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वी कैन से ये जो सेक्शन है इस पर आपके लिए प्रश्न फ्रेम हो सकता है, प्रीलिम से रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपका फ्रेम हो सकता है। सो बिफोर वी टेक द क्वेश्चन की क्वेश्चन आपका क्या फ्रेम हो सकता है, आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अभी ग्रेट ऑफर आपका चल रहा है, यू कैन यूज़ द कोड SPLIV और इस ऑफर का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी इस समय अगर आप सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी कर लेते हैं तो ये आपका जो अमाउंट है दैट विल रिड्यूस बाय 45%। इसमें आपका सारे जो ऑप्शनल हैं, GS हैं, टेस्ट सीरीज़ है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो रिमेंबर टू यूज़ दिस कोड दैट इज SPLIVE। आप मुझसे जुड़ सकते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए। पेपर 1 ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, 2 क्लासेस हुई हैं और पेपर 2 आपका जुलाई 13 से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज़ द कोड SPLIVE। अगेन हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है और आपके लिए जो IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रास्ता भी ओपन हो जाता है। तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सो जो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट UAPA एक्ट 1967। इट क्रिमिनलाइज द रेजिंग ऑफ फंड फॉर अ टेररिस्ट एक्ट। सेक्शन 44D5 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर द बेल। तो देखो ये तो स्टेटमेंट आपका सही है, ये जो स्टेटमेंट है गलत है, दैट इज़ 43D5 है। दिस इज़ 43D5 ऑफ द एक्ट और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है दिस इज़ करेक्ट। तो आंसर आपका 1 ओनली है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक करें, शेयर करें और लेट्स क्रैक UPSC CSE को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।